नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी रणनीति तैयार की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद के साथ ही भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी में शामिल 4 अन्य नेताओं को उपचुनाव वाली 10 विधानसभा सीटों में से 2-2 सीटें जिताने की जिम्मेदारी देकर बड़ा टास्क दिया है। सीएम ने कटहरी और मिल्कीपुर की विषम समीकरण वाली सीटों की जिम्मेदारी खुद लेकर लीडरशिप दिखाई है और इन सीटों पर चुनाव जीतना बीजेपी ही नहीं, कोर कमेटी के 3 प्रमुख नेताओं सीएम, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के लिए भी कड़ी चुनौती मानी जा रही है। बीते 3 विधानसभा चुनावों के नतीजों पर गौर करें तो इन तीनों नेताओं को जिन 6 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है वे समीकरण के लिहाज से बीजेपी के लिए मुफीद नहीं रही हैं। सीएम योगी की जिम्मेदारी वाली मिल्कीपुर पर सिर्फ 2017 में ही पार्टी चुनाव जीती थी। 2012 और 2022 में ये सीटें सपा के कब्जे में रहीं। इस सीट से विधायक रहे अवधेश प्रसाद ने श्री राम मंदिर बनने से बने माहौल के बावजूद बीजेपी को हराकर सांसद चुने गए हैं। कुर्मी बहुल कठेरी सीट पर भी लगातार सपा बसपा का ही कब्जा रहा है और इस सीट से लालजी वर्मा कई बार विधायक चुने गए। 2022 में वे सपा से चुनाव जीते थे, अब वे सपा से सांसद बन गए हैं। कठेरी सीट से बीजेपी सिर्फ 1991 में और मिल्कीपुर सीट पर 2017 में ही चुनाव जीत पाई है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इन सीटों को जीतने का टास्क लेकर सपा के सामने कड़ी चुनौती पेश की है। सीटों के समीकरण के लिहाज से देखें तो सबसे कठिन टास्क डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को मिला है। उन्हें सपा की परंपरागत सीसामऊ और करहल सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये दोनों सीटें बीजेपी के लिए कभी मुफीद नहीं रही। 1991 से लगातार सपा का ही कब्जा रहा है। दोनों सीटों पर पार्टी को जीत दिलाना पाठक के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। भूपेंद्र चौधरी के हिस्से वाली मीरापुर और कुंदर की सीट भी समीकरण के लिहाज से जटिल है। मीरापुर सीट पर बीजेपी सिर्फ 2017 में चुनाव जीती थी। हालांकि 2022 में सीट रालोद ने यानी राष्ट्रीय लोकदल ने जीत दर्ज की। कुंदर की सीट पर 1993 के बाद भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं जीती। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल का टास्क अन्य की तुलना में थोड़ा आसान माना जा रहा है। केशव की जिम्मेदारी वाले फूलपुर और मंझवा सीट और धर्मपाल की जिम्मेदारी वाली खैर और गाजियाबाद सीट पर बीजेपी जीतती रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब उपचुनाव के लिए 10 सीटों पर जिम्मेदारी तय होने के साथ ही जीत के लिए एक्शन प्लान तैयार है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की इस चुनौती से विपक्षी दल भला कैसे निपटते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव को लेकर तैयार है और अग्नि परीक्षा उपचुनाव को लेकर अब बीजेपी क्या दिखाई देगी, क्योंकि जिम्मेदारी तय हो चुकी है, एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। विपक्ष को भी अब यहां पर चुनौती देगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि तमाम जो बीजेपी के दिग्गज हैं अब वो पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे और साथ ही अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीटें डालने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और इनमें से अधिकतर सीटें ऐसी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी उन पर मजबूत नहीं है। यहां पर और मजबूत होने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन प्लान तैयार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्शन मोड में नजर आए हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, भूपेंद्र चौधरी हो और तमाम तरीके से दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके चलते अब यह दावा बीजेपी का है कि इन 10 सीटों पर जीत की ओर बीजेपी बढ़ती नजर आएगी। तो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्लान तैयार हो चुका है। बता दें कि इसी को लेकर बीजेपी परंपरागत सीट चुनौती मानी जा रही है और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी रणनीति तैयार भी अब कर ली है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद के साथ ही बीजेपी कोर कमेटी में शामिल 4 अन्य नेताओं को उपचुनाव वाली 10 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, तारुफ आप कौन से करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जुड़ गए, बहुत स्वागत है विवेक जी आपका स्वदेश न्यूज में। साथ ही समाजवादी पार्टी से दारा सिंह जुड़ गए, दारा जी बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और वरिष्ठ पत्रकार हैं सुनील त्रिपाठी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सुनील जी मैं आप ही के पास आऊंगा और समझूंगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरा एक्शन प्लान तैयार किया है, क्या कुछ इसके मायने हो जाते हैं जो 4-5 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके चलते कई सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी उतनी मजबूत नहीं रही है, लेकिन इस बार क्या अलग से बीजेपी करने जा रही है, क्या कुछ बीजेपी की समीकरण आप देख रहे हैं और विपक्ष कितना मजबूत इस बार दिखाई देगा, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं उसके बाद से विपक्ष का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल पर है। देखिए ऋषभ जी, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव दोनों में काफी अंतर होता है जी। मैंने देखा है कि लोकसभा में लोग चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री ये व्यक्ति बने और विधानसभा में चाहते हैं हमारा मुख्यमंत्री ये व्यक्ति बने। तो विपक्ष को बहुत खुशी नहीं होना चाहिए। ये
चुनाव विधानसभा का है, लोकसभा का नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो नुकसान उठाई है अपना पिछले चुनाव में, उसको मुख्यमंत्री जी ने और संगठन ने गंभीरता से लिया है। यही कारण है कि देखिए, मुख्यमंत्री जी के आवास पर दोनों डिप्टी सीएमओ को भी बुलाया गया, सदस्य को बुलाया गया और मीटिंग संपन्न हुई। जिस तरह से विपक्ष कह रहा था कि केशव मौर्य जी अलग हैं, ब्रजेश पाठक जी अलग हैं, ये एक संदेश गया विपक्ष को कि भारतीय जनता पार्टी में सब ठीक ठाक चल रहा है। और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को 2-2 सीटों को जिताने की जिम्मेदारी दे दी गई कि अगर आप अहम ब्रह्मास्त्र में, तो ऐसा नहीं, आप दिखाइए ना कि आपको पब्लिक कितना पसंद करती है। और सबसे ज्यादा सब्जी मैं मानता हूं करहल और शीशामऊ 2 सीटें ऐसी हैं जहां ब्रजेश पाठक काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरी समझ से जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को आकर्षित करने के लिए काफी प्रयास किया और प्रयास कर रही है, यही कारण है कि ब्रजेश पाठक ब्राह्मण। बिल्कुल सुनील जी, लेकिन एक सवाल निकलकर फिर ये भी आता है, क्या ये साख और प्रतिष्ठा का सवाल भी नेताओं का हो जाएगा? अगर वो नहीं जिता पाए तो संगठन में फिर उनका आगे का जो कहें कि भूमिका होगी वो भी इसी हिसाब से तय होगी। जी बिल्कुल सही है। अगर हमारा सेना नायक मजबूत नहीं होगा होगी, तो कम से कम इसलिए ये परीक्षा दोनों उप मुख्यमंत्रियों की भी है, प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की भी है। और योगी जी को देखिए, उन्होंने मिल्कीपुर सीट लिया है, चौधरी जी सांसद बने हैं। और अयोध्या का मुद्दा जिस तरह से विपक्ष ने उठाया कि अयोध्या से भाजपा हार गई, मेरी सोच से मुख्यमंत्री जी ने इसीलिए उस मुद्दे को मार देने के लिए मिल्कीपुर सीट चुनी है। और लेकिन ये जरूर है, देखिए विपक्ष भी पिछले चुनाव से इस चुनाव में काफी मजबूत दिखाई पड़ रहा है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। जी निश्चित तौर पर देखिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। एक्शन प्लान तो तैयार कर लिया है, तमाम तरीके की समीक्षा, ये पूरी योजना आपने बना ली है, लेकिन कई सीटों पर जहां मजबूती नहीं है और जिस तरीके से विपक्ष लोकसभा चुनाव जीत कर आया है, मानते हैं कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में परिणाम और स्थिति अलग होती है, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है विपक्ष का जमकर देखने को मिल रहा है। और जो नेताओं को जिम्मेदारी आपने सौंपी है, अब सौंप दी है, लेकिन जीतेंगे क्या फॉर्मूला आपने तैयार किया है? इसको लेकर क्या कुछ आगे की आप लड़ाई लड़ेंगे? उसको लेकर क्या आप दर्शकों को बताएंगे, कार्यकर्ताओं को बताएंगे कि चलो हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और ये मजबूती, हमारा ये पक्ष मजबूत नजर आएगा, जिसके चलते हम दावा कर रहे हैं? ऋषभ जी, विपक्ष लोकसभा चुनाव में इन सीटों को जीत गया, भ्रामक प्रचार फैला करके, संविधान खत्म करने की कहानी बता के, छल पे वर्गला के, उन सारी चीजों को हम लेकिन देखिए यही समस्या है ना। ठीक है, लोकसभा चुनाव हो गए हैं, लेकिन विवेक जी, जब सवाल उठते हैं तो यही आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। विपक्ष भी कहता है कि जो जिन राज्यों में आपकी सरकार बनती है, भ्रामक फैला के, झूठे प्रचार के दम पर आप जीतते हैं, तो जनता ही चुनाव तय करती है, जनता ही असली परिणाम देती है। तो ठीक है, अब इन बातों में ज्यादा महत्व नहीं रखा, मुझे लगता है। देखिए, इसके साथ साथ जिस तरह से समाजवादी परिणाम पाकर के उतावले हो रहे हैं और उनके गुंडों की गुंडई जनता को फिर दिखाई लगी है, ये मानवीय भय है। इससे पूर्व का अनुभव जनता को इनका बहुत बुरा है। अभी जिन सीटों को बांटा गया है मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी लोगों में, 2-2 सीट की सबको जिम्मेदारी दी गई है। मिल्कीपुर से जहां से अवधेश प्रसाद जी सांसद हैं, जहां विधायक रहे अब सांसद हो गए, वहां की घटना पूरे प्रदेश को एक वानगी है। समाजवादी ताकत में आने पे क्या करते हैं। इनका एक मंडल अध्यक्ष नाबालिग के साथ बलात्कार कर रहा है, जब प्रेग्नेंट हो जाती तब भेद खुलता है,
और उसके बाद अखिलेश जी कहते डीएनए टेस्ट होना चाहिए। ये वही दल है जिसके नेता कहते थे लड़के हैं गलती हो जाती है। तो अगर बहू बेटियों की इज्जत सलामत रखना है, अपना माल अखबार सलामत रखना है, तो भारतीय जनता पार्टी जरूरी है और समाजवादी पार्टी को प्रदेश से बाहर रखना है। ये सबको समझ में आता है। कभी कभी लोग उसको गुमराह करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जनता है, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता अपना फैसला सुनाएगी। उपचुनाव में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो लोग आज उछल रहे हैं कल सबके ताजे ठंडे हो जाएंगे। जी ठीक है, देखिए बिल्कुल विवेक जी। और दूसरा सवाल ये कि अगर मान लीजिए जिस तरीके से तमाम नेता केशव प्रसाद मौर्य हैं, अगर वो परिणाम मनमाफिक नहीं मिलते हैं तो क्या भूमिका होगी? क्योंकि इससे पहले पार्टी के भीतर तमाम चर्चाओं का दौर बाजार गर्म रहा है। अगर मनमाफिक परिणाम ना होते, खैर पार्टी ये सोचकर ये कदम नहीं उठाती, लेकिन एक अगर विकल्प के रूप में देख लिया जाए तो क्या हम ये माने कि जो भूमिका उनको अभी मिल रही है उसको लेकर आगे कहीं ना कहीं थोड़ी कमी उसमें नजर आएगी? जनता पार्टी है, सबको जिम्मेदारी दी जाती है, सबको दायित्व दिया जाता है। लोगों को स्वयं को उस दायित्वों के अनुसार साबित करना होता है। जो साबित कर पाता है उसे पार्टी फिर मौका देती है। जो साबित नहीं कर पाता पार्टी उसको उस स्थान से हटा के अलग किसी स्थान पे कार्य करने का अवसर देती है। बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, सबकी योग्यता के अनुसार सबको काम यहाँ मिलता है, उन्हें भी मिलेगा। फिलहाल जो टास्क दिया गया है, मुझे पूरा भरोसा है कि सारा टास्क कंप्लीट होगा और ये सारी सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी। निश्चित तौर पर देखिए यही स्पष्ट बातें, यही सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को और बेहतर पार्टी बनाती है। और वाकई में जिस तरीके से अब आप टास्क भी रखते हैं, आप उनको साख की बात आ जाती है, उनकी अब जो भी उनकी अब पूरी जिम्मेदारी सौंपी है अब उनके ऊपर छोड़ दिया है आपने कि आपने जो कुछ आपके जितने भी यहाँ पर भूमिका है, जो भी आपका दबदबा है उस क्षेत्र में आइए और जो भी आपका अभी तक आपने किया है उसको लेकर पूरा उपयोग कीजिए और इसके चलते परिणाम लाइए। पूरी आपने जिम्मेदारी सौंपी है। जो भी स्थिति होगी पार्टी में वाकई में संगठन उसका ध्यान भी रखता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दारा सिंह जी लगातार आप धैर्यपूर्वक पूरी चर्चा को सुन रहे हैं। तमाम बातें यहाँ पर विवेक जी ने कही हैं। उन्होंने कहा कि भ्रामक तरीके से आप चुनाव जीते उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन जिस तरीके का कार्यकाल पिछले कार्यकाल आपके पार्टियों के देखे जनता ने और अभी की जो कुछ घटनाएं देखी हैं आपकी कुछ सीटों पर जीतने के बाद, तो वो जनता समझ चुकी है। इसलिए जो 10 सीटों पर उपचुनाव है यहाँ पर तो बीजेपी जीतने जा रही है। साहब जी, सबसे पहले तो नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से झूठ फैलाती है, भ्रम फैलाती है, ज्यादा दूर की बात नहीं है। अयोध्या में जो घटना हुई वो आपको पता है, उसमें कितने पे तय हो रहा था, कितने पे वो मुद्दा उठाया गया, ये भी डीलिंग हो रही थी। कौन है ये इनको पता, विवेक जी को पता होगा। अब भारतीय जनता पार्टी में मैंने कितनी बार बताया कि जो ये जनरेटर होते हैं इनको 45 रुपए में तेल मिलता है। ठीक है, ये शुरू हो जाते। उसी दिन जौनपुर में घटना हुई नहीं कि नेता की बेटी के साथ होता है। पहला, कल मुख्यमंत्री आवास से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पे एक महिला आग लगा लेती है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के अंदर इतनी पिछवाड़े में दम नहीं थी कि उस पर कोई बयान देते कि क्यों घटना हुई। दूसरा, आज एक महिला गोंडा की उसने लेटर लिखा आत्महत्या करने के लिए। आज 3 मर्डर हुए हैं, लखनऊ के अंदर 2 हुए, जो 2 जगह हुए वहां पर चाकू चले। नोएडा में एक रिटायर्ड अफसर को गोली मार दी जाती है और ये भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं अपराध मुक्त करना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है, लोकसभा में इनको सिखा दिया है कि तुमने कितना बड़ा झूठ बोला है। ये 13 रुपए में चीनी दे रहे थे, 45 रुपए में पेट्रोल दे रहे थे, ये महंगाई कम कर रहे थे। आज का अगर देखा जाए तो 100 रुपए की कोई सब्जी आप लेने जाओगे तो आप भर का 100 रुपए की सब्जी मिलेगी, आपका दूसरा जो परिवार का सदस्य होगा वो नहीं खा पाएगा। ये इतना खर्चा है, इस पे नहीं बोलेंगे। ये मुद्दा भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर नौकरी पे 2-2 रुपए पर रखे हुए हैं गालीबाज लड़कों को। ठीक है दारा सिंह जी, लेकिन जिन नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है उससे कैसे निपटेंगे आप? नहीं, इनके नेता जितने लग जाए, A से Z तक लग जाए,
मैं अभी बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी भी आएंगे प्रचार करने, गृह मंत्री जी भी आएंगे। ये 10 सीटें समाजवादी जीतेगी और फिर से दिखाएगी कि भारतीय जनता पार्टी 1 नंबर की भारत में काम चोर है, बदमाशों की है, गुंडों की है, बलात्कारियों की है। बलात्कारी इसलिए कहते हैं, आपने देखा होगा कि गोथरा कांड में एक महिला के साथ बलात्कार होता है, उसके बच्चे को मार दिया जाता है, जब उसके अपराधी छूटते हैं तो उनको माला पहनाया जाता है। और आप देख लीजिए अयोध्या में 3 लोगों को जमीन दे दी गई, जो सैनिक की जमीन है। वो जमीन जो है इन्होंने उठाकर किसको दे दी, आप सबको पता है, अखबार में भी छपा है। तो भारतीय जनता पार्टी लूटपाट कंपनी है, इसको जो है जनता पूरी तरह से जान चुकी है। अब ये क्या जितनी टपली बजा ले, चाहे जितने मुजरा कर ले, इनको अब जनता इनाम नहीं देने वाली है। और इनको 27 तक से पहले हो सकता है कि कुछ लोगों की नौकरी चली जाए। अभी दिल्ली में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, बच गए हैं सिर्फ उपचुनाव की वजह से। इस उपचुनाव में जनता इन लोगों को नौकरी से हटा देगी और हो सकता है कि अयोध्या मंदिर के बाहर ये सब कटोरा लेकर मिले। चलिए ठीक है, अभी आपका समय है, कॉन्फिडेंट हाई है आपका, तो मुझे लगता है कि आपकी बातों में भी ठीक है, वजनदारी से आप ये बातें कह रहे हैं। विवेक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगा, उसके बाद मैं सुनील जी के पास जाऊंगा। तमाम बातें उन्होंने कही हैं, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री भी आएंगे, तमाम बड़े नेता भी आपके आएंगे, जो जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन 10 की 10 सीटों पर सपा आने वाली है। देखिए, तमाम उपचुनाव का जो अभी तक का अनुभव है, ये अपने घर की सीटें नहीं बचा पाए। रामपुर, आजमगढ़ इन्होंने सब गंवाया है। इन्हें अपने अनुभव से याद रखना चाहिए, एक जीत जो मिल गई उससे इतना इतराने की आवश्यकता नहीं है। ये जिस तरह से पिछवाड़े की दम देखने की बात करें, पहले तो थोड़ा भाषा ठीक रखें अपनी। ये नेशनल चैनल की डिबेट है, इसमें इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खैर, समाजवादी गुंडे इसी भाषा के लिए जाने जाते हैं, ये इससे और ज्यादा संसदीय भाषा की आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते। फिर भी ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। भाषा ठीक रखें, नहीं समय आने पे गर्मी किसी की भी निकल सकती है। अभी तो बलात्कारियों की उनके मंडल अध्यक्ष की निकल रही है, कब किसका नंबर आ जाए, इसलिए थोड़ा भाषा ठीक रखनी चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आप बिल्कुल योगी सरकार के फॉर्मूले पर एक्शन मोड में और वही संदेश देते हुए आप भी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए हम लौटूंगा आपके पास, दारा जी आपके पास भी आऊंगा। सुनील जी, सर मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से अब दोनों ही प्रमुख वक्ताओं की बात आपने सुनी, निश्चित तौर पर एक जो महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई, क्योंकि जो विवेक जी कह रहे हैं कि उन्होंने जो जनता है उनके शासनकाल भी देखे, उनकी सरकार के दौर भी देखे कि क्या स्थिति होती थी। वहीं अब दारा सिंह जी कह रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने दावे किए थे, क्या कुछ लोगों जनता से वादे किए थे, कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं। इस उपचुनाव में आप क्या फैक्टर देख रहे हैं, क्या मुद्दे देख रहे हैं जो जनता कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर मत का प्रयोग करेगी? क्योंकि 10 सीटों पर जरूर उपचुनाव है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को साख पर उतार दिया है, और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भी है कि उनको साबित करना है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए थे, आपने पहले जिक्र किया कि तुलना विधानसभा चुनाव उपचुनाव की नहीं की जा सकती, लेकिन जो माहौल बना है जनता में कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की है। अब ये समझ आएगा कि जनता आखिर आगे क्या संदेश देना चाहती है, क्या चाहती क्या है। तो इस लिहाज से क्या बड़े मुद्दे आप इन उपचुनाव में देख रहे हैं? घटना हुई है, उस घटना का भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहीं कहीं प्रभाव दिखाई पड़ेगा। जिस तरह से हिंदुओं घर जलाए जा रहे हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि सरकार को विशेष ध्यान नहीं दे रही है, और कट्टरपंथियों का धीरे धीरे भारत में भी प्रवेश हो रहा है, उससे कहीं कहीं हिंदू वर्ग को भी सोचने की आवश्यकता पड़ रही है, और सोच भी रहा है। जिस तरह से कांग्रेस नेताओं का वक्तव्य आ रहा है कि अब इसके बाद भारत का नंबर है, तो ये हम नहीं कह रहे हैं। अब लोग बुद्धिजीवी हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी देख रहे हैं कि आप जिस देश की, लेकिन सुनील जी, क्या हिंदुत्व का मुद्दा उतना प्रासंगिक रहा है? हम जरूर ये घटनाएं देख रहे हैं, बांग्लादेश में, आसपास मुल्कों में देख रहे हैं, लेकिन भारत में जो पिछले लोकसभा चुनाव को जरूर मैं कहूंगा इसमें आप इन्वॉल्व करिए, उसको इसमें जोड़कर देखा जाए, क्योंकि वो हिंदुत्व का मुद्दा जितना उछला, उतने बातें कही गई, वो चले नहीं वो मुद्दे। जिन सीटों पर इतना प्रचार हुआ, इतनी बातें हुई, इतने तमाम तरीके से नेताओं ने इन मुद्दों को लेकर चर्चाएं की, लेकिन वो उसका असर देखने को उतना मिला नहीं। अयोध्या को खासकर देख सकते हैं। अयोध्या के मुद्दे में तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हारने के कई कारण रहे। विवेक जी वरिष्ठ नेता हैं और किसानों के नेता हैं,
बेहतर समझ रहे होंगे कि जिस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं कहीं नुकसान दे रहा। मैं बहुत छोटा पत्रकार हूँ, मैंने चुनाव के समय 4 सीटों के लिए कहा था कि 4 सीटों पे बीजेपी कभी नहीं जीतेगी, मोहनलालगंज, कानपुर और सॉरी क्षमा कीजिए सीतापुर और आपका लखीमपुर। ऐसी जहाँ पे आप देख रहे हैं कि परिस्थितियां हैं, जहाँ मीडिया में तरह तरह चर्चाएं हो रही हैं, तो अगर उनको आप टिकट दोगे जिनकी छवि समाज में एकदम खराब हो चुकी है। राजेश वर्मा जी को मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि किसी पार्टी कार्यकर्ता छोड़ दीजिए, किसी व्यक्ति से मिलना पसंद नहीं करते हैं। कौशल किशोर जी का तो खैर क्या चर्चा रही मीडिया में, टेनी की क्या चर्चा रही। तो जब आप मोह में फंस जाएंगे तो निश्चित रूप से उसका खनाजा कहीं कहीं भोगना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ जिसमें चुनाव में सीटों बंटवारा हुआ वो कहीं न कहीं केंद्र से लेकर के उत्तर प्रदेश के बीच में, जो मेरा मानना है, मैं कि कहीं न कहीं वो दबाव बना करके दूसरे टिकट दे दिए गए। अयोध्या में जिस व्यक्ति को लड़ाया गया लल्लू सिंह जी को, लल्लू सिंह जी की सही ढंग से सर्वे नहीं किया गया, लल्लू सिंह जी कैसे लोगों से बिहेव करते हैं, क्या उनकी छवि है, उनको टिकट दे दिया गया। तो ऐसे व्यक्ति को आप टिकट देंगे जिसका अपना व्यक्तिगत जनाधार नहीं है। सत्ता में आने के बाद बहुत ही लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जनता को संभाल पाते हैं, बाकी लोग जनता से कहीं न कहीं उनकी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरते हैं, जनता पसंद नहीं करती है। तो ये अनदेखे हाथ बटेर में यही कहूंगा कि अयोध्या की एक सीट लग गई, विपक्ष चिल्ला रहा कि हाँ भाजपा जो है अयोध्या से हार गई है, लेकिन इस बार आप देख लीजिएगा, देखिए ऋषभ जी, वो परिस्थितियां और थी, आज परिस्थितियां और हैं। जिस तरह से दुखद घटनाएं हो रही हैं और कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि आप भारत का नंबर है, तो दुखद घटना है, उसको हिंदू समझ भी रहा है। जी निश्चित तौर पर ठीक है, आपका अपना आकलन है, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि वाकई में टिकट बंटवारे को लेकर जो बीजेपी ने गलती की थी उसका परिणाम, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। आखिरी प्रतिक्रिया रहेंगी विवेक जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जिस तरीके से आपने पूरी रणनीति का जिक्र किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि जो दावे आपने किए थे, आपके विधानसभा में भी आपने जो घोषणा पत्र में दावे किए थे, जिस तरीके से सस्ती या महंगाई का जिक्र हुआ था, तमाम मुद्दों का जिक्र हुआ था, शिक्षा स्वास्थ्य का जिक्र हुआ था, उन सबको लेकर अब समाजवादी पार्टी आगे से नजर आएगी, जो कि पूरे दावे आपने पूरे नहीं किए। देखिए ऋषभ जी, जो हमने घोषणा पत्र में जिन मुद्दों को समाहित किया था, उन घोषणा पत्र के मुद्दों को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और उन पे काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी की चीजें दिखाई नहीं पड़ती और आज इस समय इस सब्जी की बात कर रहे हैं, सबको मालूम बरसात में सब्जियों के दाम बिगड़ते हैं और दादाजी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जी विवेक जी, बात कहिए आपने। और सब्जी कोई सरकार नहीं बोती, जिनके साथ गठबंधन में उनकी सरकार है, तो चुनाव के बाद अपने स्टेटों में डीजल पेट्रोल के स्टेट रेट बढ़ा रही है, तो उससे महंगाई बढ़ती घटती है, सबको मालूम है। तो खुद से महंगाई बढ़ाने वालों के साथ गल भैया कर रहे हैं और यहाँ महंगाई का रोना रो रहे हैं। तो जो दोगलेपन का जो खेल है जनता को खूब मालूम है। ठीक है, समय कम है हमारे पास। दारा सिंह जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि तमाम तरीके से आपने जो भी बातें कही जनता को सब पता है और कह रहे 10 की 10 सीटें तो आएंगी ही, और तमाम जो उन्होंने कहा कि पिछली बार सीट बंटवारे को लेकर खामी रही, जो कि सुनील जी ने भी बात दोहराई, लेकिन हिंदुत्व का उससे कोई लेना देना नहीं, हिंदू जाग गए और तमाम तरीके जो बीजेपी एजेंडे पर आगे चुनाव लड़ती है वो तो उसका आगे जारी रहेगा। देखिए सब जी, नौकरी कर रहा है कहीं पे। पहला सवाल, कितने बच्चों का, लाखों बच्चों की उम्र निकल गई और ये योगी और मोदी सरकार से भी आश्वासन देती रह गई। यूको गार्डन में याद होगा कितने बच्चे बैठे हुए थे, शिक्षक समाज थे, ठीक है, उनको नौकरी दे नहीं पाई। ये हमें बता रहे हैं महंगाई का पाठ पढ़ा रहे हैं, कितने बच्चों के माँ बाप कर्जा लेकर उनको पढ़ाया। विवेक जी, हो सकता है कि आपका प्रधानमंत्री जिसे लिंकअप हो तो आपका बेटा। चलिए ठीक है दादा जी, आपके अपने तर्क हैं, लेकिन समय हमें इतनी ही परमिशन देता है, इतनी इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा सुनील जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, विवेक जी आपका, दारा सिंह जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आई थी लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन अब संगठन भी सक्रिय है और जिस तरीके से 10 सीटों पर उपचुनाव
चुनाव होना है उसको लेकर सीएम योगी ने भी जिम्मेदारी ली है और तमाम तरीके के जो दिग्गज नेता हैं यूपी के, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, उप मुख्यमंत्री हो, सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनको जिम्मेदारी दी गई है कि उपचुनाव में जीत लाना ही उनका टास्क रहेगा। अब क्या कुछ उनकी रणनीति आगे रहेगी, किस रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे, ये समय बताएगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।